एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। बिहार डीएलएड एग्जाम क्वेश्चन सेट 2024 लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है जो डीएलएड के एग्जाम देने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है और ये जो आपका जो वीडियो बनाया गया है दोस्तों, स्पेशल रुक्मणी जो प्रकाशन की बुक आती है और उसमें जो प्रश्न और सेट जो दिए गए हैं वो सेट में आपका साइंस और जीके जीएस के जो भी प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कराया जाएगा दोस्तों। तो शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो में बने रहें तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी फायदा होगा और इसमें हम डिटेल एनालिसिस कराएंगे। चलिए तो पहले प्रश्न की ओर आते हैं। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह होता है समतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, उत्तल या अवतल दोनों प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात किया जाए दोस्तों तो इसका जो परावर्तक सतह होता है वह धंसा हुआ होता है। ये परावर्तक सतह है दोस्तों, ये धंसा हुआ होता है और बाहर की जो भाग है वो कलई किया हुआ होता है। इसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण की बात किया जाए तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी अनंत होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है दोस्तों वो पॉजिटिव होती है, याद रखिएगा। और अवतल दर्पण के कुछ उपयोग हैं जो याद रखिएगा, सर्च लाइट में, टॉर्च में, डॉक्टरी दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में इत्यादि में इसके प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंगों को समझिए। तो देखिए, पहला में दिया है एक्स किरण, दूसरा में दिया है गामा किरण, तीसरा में दिया है माइक्रो तरंगे, चौथा में दिया है रेडियो तरंगे। अब इसमें कह रहा है कि इसमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो इसमें ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों, तो सबसे पहले जो आपका है इसमें रेडियो तरंगे, उसके बाद आपका है माइक्रो तरंगे, उसके बाद आपका है एक्स किरणें, उसके बाद है आपका गामा किरणें। अर्थात कहने का मतलब 4, 3, 1 और 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है दोस्तों वो गामा किरण के पास होती है और सबसे अधिक ऊर्जा भी आपके गामा किरण के पास ही होती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो वो आपका रेडियो तरंगों के पास होता है। किसके पास होता है? रेडियो तरंग के पास सबसे अधिक आपका तरंगदैर्घ्य होता है, याद रखिएगा। विद्युत चुम्बकीय निर्वात में भी गमन करते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं दोस्तों वो निर्वात में भी आपके गमन कर सकते हैं और इसका जो वेलोसिटी होता है, वेग जो होता है वह लाइट माने प्रकाश के वेग के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण और भी प्रश्न थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि महिला सेक्स हार्मोन है, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन या ऑक्सीटॉक्सिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं के मुख्य सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा। दो हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सेक्स हार्मोन है। अगर पुरुषों के सेक्स हार्मोन की बात किया जाए तो टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा। पुरुषों में सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए सबसे किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अगर इसका आंसर की बात किया जाए, आर्विड कार्लसन या जॉन एफ एंडर्स, रॉबर्ट बी लेफ्लिन या वाल्टर कोहन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन को दिया गया है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि अधातुओं में कौन द्रव है? अधातुओं में कौन द्रव है? केवल ब्रोमीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन, केवल फास्फोरस, अधातुओं में कोई द्रव नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो एक धातु है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर ब्रोमीन की बात किया जाए तो यह एक हाइलोजन तत्व है। कैसा तत्व है दोस्तों? हाइलोजन तत्व है ब्रोमीन और यह आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में पाया जाता है, 17वें वर्ग में पाया जाता है। यह लाल और भूरा द्रव होता है और इसकी परमाणु संख्या की बात किया जाए तो 35 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक और धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है दोस्तों मरकरी, Hg, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर कि एल्काइन
का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों। और यह जो होता है त्रिबंध असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 52 कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे है, ठोस में चल सकने वाली तरंगे है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ और अनिदैर्ध्य दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुप्रस्थ और अनिदैर्ध्य दोनों तरंगे हैं जो ठोस में चल सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती है वो ठोस में, द्रव में और गैस तीनों माध्यम में गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में माध्यम करती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे ठोस और द्रव में गमन करती है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 53 कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक ऑप्शन है टेस्ला, वेबर, अर्ग या हेनरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वेबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा। और इसका अगर चुंबकीय फ्लक्स के अगर सीजीएस मात्रक की बात किया जाए, सीजीएस, तो इसका मैक्सवेल है। क्या है दोस्तों? मैक्सवेल, याद रखिएगा। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 54 में है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए है जीजे मेंडल, बी है जोहान एंजेलिस्टन पुरकिंजे, सी है चार्ल्स डार्विन, डी है रॉबर्ट हुक। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल किए थे वो पुरकिंजे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले इनका अध्ययन किया था, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग एवं परम ताप से संबंध है। क्या संबंध है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर टी, भी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/t, भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/रूट टी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर टी का। याद रखिएगा नियत दाब और किसी गैस में ध्वनि की चाल उसके परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है दोस्तों। और ताप के बढ़ने से ध्वनि की चाल भी क्या होती है? बढ़ती है। और ताप के घटने से ध्वनि की चाल भी घटती है। याद रखिएगा 1 डिग्री सेल्सियस के ताप बढ़ने से वायु की ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड के से बढ़ जाती है, याद रखिएगा। और ध्वनि कभी निर्वात में गमन नहीं करती है, ध्वनि के गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर। 56 में कह रहा है कि असंरक्षित बल के उदाहरण है घर्षण बल, श्यान बल, उपयुक्त में से दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। घर्षण बल और श्यान बल असंरक्षित बल दोनों के उदाहरण है, याद रखिएगा। कहा जाता है कि यदि किसी बल के प्रभाव से एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य शून्य नहीं हो तो किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर करता है अथवा वस्तु की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होता है तो इसे ही असंरक्षित बल कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। असंरक्षित बल की अगर उदाहरण की बात किया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल और प्रत्यास्था बल, ये सब संरक्षित बल के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 57 नंबर कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या ओजोन? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका चूने का पानी है, ठीक, इसको हम CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका बन जाता है दोस्तों जल की उपस्थिति में कैल्शियम
कार्बोनेट बना देता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो एक रंगहीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर, जो पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? पॉलीथीन प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन है कि एथिलीन के बहुलीकरण से, यूरिया तथा फिनॉल की क्रिया से, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से, यूरिया तथा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एथिलीन के बहुलीकरण से। अगर बात किया जाए प्लास्टिक जो पॉलीथीन का जो निर्माण होता है एथिलीन के बहुलीकरण से किया जाता है, और प्लास्टिक बोतल पेट का बहुलक होता है। किसका होता है? पेट का बहुलक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी की कठोरता का कारण है, पानी की कठोरता का कारण है सोडियम तथा पोटेशियम के लवण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण, लेड एवं कॉपर के लवण, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं जिसके कारण पानी कठोर हो जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी कठोरता होती है और एक जो होती है अस्थायी कठोरता होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जल में जो अस्थायी कठोरता होती है उसकी उपस्थिति कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट के कारण होता है, और अस्थायी कठोरता जो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये दोनों को भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 60 नंबर, कि फेनोफ्लेफथीन का क्षारीय माध्यम में रंग होता है, कैसा रंग होता है? गुलाबी रंग होता है, पीला रंग होता है, नीला होता है, या रंगहीन होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुलाबी रंग होता है। कैसा रंग होता है? गुलाबी रंग के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 61 है कि अम्ल ए, बी, सी एवं डी का पीएच मान 1, 2, 3, 4 है। इसमें से सबसे अधिक शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली अगर अम्ल की बात किया जाए दोस्तों तो वो है आपका ए, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 से जो भी कम होता है वो आपका अम्लीय होता है, और 7 से जो ज़्यादा होता है पीएच मान वो क्षारीय होता है, और जो 7 पे होता है वो लवणीय होता है। तो 7 से जितना कम होगा वो उतना ही लवणीय होगा दोस्तों। तो देखिए 7 से कम 1 सबसे कम है, इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली आपका जिसका पीएच मान 1 होगा वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल होगा, इसलिए ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 62 प्रश्न है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, या मांसाहारी, सर्वाहारी, या शाकाहारी में से कुछ नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसे सर्वाहारी कहा जाता है, जो मांस और शाक दोनों खाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 63 प्रश्न है कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? जे मेंडल, लुई पाश्चर, कार्ल लिनियस, एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर है दोस्तों कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है। इसी तरह से जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जीवाश्मी के जनक लिवांडो दी विंसी है, और आधुनिक आनुवंशिक के जनक DH मार्गन है, और पादप कार्य के जो जनक है स्टीफन हेल्स है, और आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वान बेयर है, याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफ्रेटस है, और भारतीय कवक विज्ञान के जनक की अगर बात किया जाए तो EJ बटलर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा साथ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 64 कौन अशुद्ध पदार्थ है? कौन सा अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वायु एक मिश्रण होता है, और मिश्रण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। मिश्रण क्या होता है? अशुद्ध होता है। सोडियम एक धातु है, धातु हमेशा शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन भी धातु है जो शुद्ध होता है, और अमोनिया जो एक यौगिक है, यौगिक भी हमेशा शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। इसलिए आपका वायु जो होगा ये अशुद्ध पदार्थ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 65 जो है आपका कि आपके शरीर में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है खड़ा रहने पर, कुर्सी पर बैठने पर, जमीन पर बैठने पर, जमीन पर लेटने पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों
जमीन पर लेटने पर। आपके शरीर की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो जमीन पर लेटने पर, क्योंकि स्थिति जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो हाइट पर डिपेंड होती है। जितना आपका हाइट बढ़ेगा स्थिति ऊर्जा उतना ही अधिक होगा, और लेटने पर, जमीन पर लेटने पर हाइट क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई से रिलेटेड, क्योंकि आपका स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। तो एच इसमें क्या होता है, वेरी करता है। हाइट जितना बड़ा होगा स्थिति ऊर्जा उतना अधिक होगा, हाइट जितना कम होगा तो लेटने पर हाइट सबसे कम होगा, इसलिए स्थिति ऊर्जा भी क्या होगी, सबसे कम होगी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 75 पे, मोनालिसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जो आपका 66 प्रश्न आएगा दोस्तों। 66 जो प्रश्न है कि कौन सा चोल शासक उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया। राजा राज प्रथम, राजेंद्र चोल, विजयालय या कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर है राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम जो था आपका, ये श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त किया था। चोल शासक था जो राजा राज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर जीता था और उत्तरी श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। राजा राज प्रथम ने पोलोनुरुवा को अपना राजधानी बनाया था। राजा राज जो प्रथम थे वो उत्तरी श्रीलंका के साथ साथ मालदीव पर भी अपना विजय प्राप्त किए थे, याद रखिएगा। और राजेंद्र जो चोल थे वो संपूर्ण श्रीलंका को पराजित कर चोल राज में शामिल कर लिए थे। अगर राजेंद्र चोल की बात किया जाए तो ये संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिए थे, लेकिन राजा राजा प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को विजय प्राप्त किया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। 1931 में, 1939 में, 1934 में, 1930 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1931 में। सोशलिस्ट पार्टी जो है पटना के बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया गया था। राय दुर्लभ, मणिकचंद, अमीचंद, राजा सिताब राय। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजा सिताब राय। राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बिहार का नायाब या दीवान नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने ही बंगाल में उप दीवान मोहम्मद राजा को बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 69, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों को मिलान स्थल पर है। लक्षद्वीप, कोलकाता, कन्याकुमारी या इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह स्थान है जिसकी 3 तरह से समुद्रों पर घिरा हुआ एक स्थल है दोस्तों। यह 3 समुद्र बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये तीनों वहाँ समुद्र जाकर मिलती है। भारत का सबसे अगर दक्षिण बिंदु की बात किया जाए तो यही कन्याकुमारी के पास इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। और इंदिरा कॉल जो है सबसे उत्तरी पॉइंट है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक जिला है जो मुख्य भूमि का अंतिम दक्षिणी नगर है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर जो प्रश्न है कि हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है। हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक या सह्याद्री। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। हिमालय की सबसे सर्वोच्च जो श्रेणी है उसे हिमाद्री कहते हैं। इसकी औसतन जो ऊंचाई है ये 6000 मीटर है दोस्तों। कितनी, 6000 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। अब विश्व की अगर सर्वोच्च चोटी की बात किया जाए तो इसी श्रेणी में आपका आता है जो माउंट एवरेस्ट है, आप लोग जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 71 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को देखिए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए नियमावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण। ऑप्शन बी है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन
अधिकरण की नियुक्ति करना। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कि संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना, या उपयुक्त में से सभी। अगर इसका बात किया जाए दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ये सारे ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 72, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद के प्रमुख कार्य कौन से हैं। तो अगर इसका बात किया जाए कि विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, कुछ या सभी राज्यों अथवा संघ एवं एक राज्य या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों का अन्वेषण करना और उस पर विचार करना, या उपयुक्त विषय विशेषकर इनमें से संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका भी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसका परिणाम था। गेट का, ब्रिटेन वुडन सम्मेलन का, यूरोपियन मौद्रिक समझौता का, या स्मिथ समझौता का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन वुडन सम्मेलन का। ब्रिटेन वुडन जो सम्मेलन के पश्चात थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष की विनियमित करने के लिए न्यू हैम्पशायर संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स ने 44 संबद्ध देशों के 730 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है। ऑप्शन है कि विदेशी कंपनियों का आमंत्रण, सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। गोल्डन हैंडशेक योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना है दोस्तों। अगर बात किया जाए पेंशन नीति के अनुसार समूह क और ख के लिए न्यूनतम आयु की बात किया जाए तो 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही, या दूसरा है कि 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही आवेदन योजना के लिए आप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 75 जो प्रश्न है कि मोनालिसा को किस पर पेंट किया गया था। पत्थर पर, लकड़ी पर, कागज पर, धातु का चादर पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी पर। मोनालिसा जिसका पेंटिंग वर्ल्ड फेमस है दोस्तों, इनका पेंटिंग जो है लकड़ी पर किया गया था। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। यह एक विचार मग्न स्त्री का चित्रण है जो अत्यंत हल्की मुस्कान लिए हुए है। और यह जो तस्वीर है दोस्तों ये 1503 से 1517 के बीच बनाई गई थी। वर्तमान में यह छवि फ्रांस के लुवीरे संग्रहालय में रखी गई है, याद रखिएगा। और मोनालिसा जो पेंटिंग है 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे। इलाहाबाद में, कानपुर में, पटना में, बलिया में। इसका राइट आंसर है दोस्तों इलाहाबाद में। इलाहाबाद के मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आजाद की अगर बात किया जाए तो इन्होंने शपथ लिया था कि मुझे अंग्रेज कभी जिंदा बंदी नहीं बना सकता है। और चंद्रशेखर खुफिया इंस्पेक्टर नटवर से अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं को मारकर आत्महत्या कर लिए थे, याद रखिएगा। और 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। और इसी के साथ उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियां क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद को पंडित जी के नाम से भी जाना जा सकता है। यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 77, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। गंगा नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी पर, या ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महानदी पर। हीराकुंड जो बांध है ये आपका महानदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी बांध, कहने का मतलब 4800 मीटर ये लंबी बांध है। और गंगा नदी पर फरक्का परियोजना है जो भागीरथी नदी से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और फरक्का परियोजना भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखिएगा। कावेरी परियोजना कावेरी नदी पर है, ये आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 78, राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान कितने हिस्से से कम मिल पर प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है? 1/4, 1/5, 1/6, 1/10। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1/6। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मतदान के 1/6 हिस्से से कम मत अगर मिलेंगे तो आपकी जमानत क्या हो जाएगी दोस्तों? जब्त हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा, विधानसभा आदि के चुनाव कुल वैध मत का 1/6 भाग यदि किसी उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होते हैं तो उनके जमानत क्या हो जाते हैं? जब्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जमानत राशि के रूप में 15,000 निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा किया जाता है, माने 15,000 रुपया जमानत के रूप में जमा किया जाता है, तो वो आपका जब्त हो जाएगा। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या जो निर्वाचन होता है वह अनुच्छेद 54 के तहत होता है, आप इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 79, कि विश्व बैंक समूह में कौन शामिल नहीं है? IDA, मेगा, IFC, ADB। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आपका विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1966 ईस्वी में एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सरल बनाने के लिए किया गया था दोस्तों। और विश्व बैंक समूह में 5 संस्थान शामिल हैं, याद रखिएगा। IBRD, IFC और थर्ड IDA और मेगा और ICSID, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 80, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। गुजरात पर कब विजय प्राप्त किया गया? 1572, 1582, 1602 या 1605? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1572 में गुजरात विजय के उपरांत सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे, याद रखिएगा। और यह जो दरवाजा है दोस्तों 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह लाल बलुआ पत्थर का बना है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है, याद रखिएगा। और दरवाजे पर कुरान के आयतों के अलावा ईसा मसीह का उपदेश भी लिखा हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 81, कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? आपका हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब? इसका राइट आंसर है दोस्तों गेहूं का अधिक उत्पादन जो आपका होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश देश के कुल गेहूं का लगभग 28% गेहूं उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है, आप लोग ये बातें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 82, UNCTAD की स्थापना कब हुई थी? अगर इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। की स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा किया गया था, ये बातें आप लोग याद रखिएगा। और इसकी अगर मुख्यालय की बात किया जाए कि UNCTAD के मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय जो आपका है जनेवा में है। कहाँ में है? जनेवा, याद रखिएगा। कहाँ में है? जनेवा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 83, कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल या मधुबनी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। पूर्णिया बिहार का वह जिला है जहां पर जूट सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों। बिहार में जूट उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है पूरे भारतवर्ष में। और भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन का जो श्रेय जाता है वह जो राज्य है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल है। और बिहार जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण जिले पूर्णिया के साथ साथ किशनगंज भी है, कटिहार भी है और अररिया भी है दोस्तों, याद रखिएगा। और बिहार में सर्वाधिक अगर चावल के उत्पादन की बात किया जाए वो कौन सा जिला है तो चावल उत्पादन में रोहतास जिला सबसे अधिक है। और ऐसे अगर राज्य की बात किया जाए कि चावल उत्पादन में सबसे वह अग्रणी राज्य कौन है तो वह पश्चिम बंगाल है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 84 है कि VI लेनिन का संबंध किससे है?
वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से, वर्ष 1949 की चीनी क्रांति से, जर्मनी क्रांति से, या वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। लेनिन का संबंध 1917 के रूसी क्रांति से है, याद रखिएगा। लेनिन के नेतृत्व में ही रूस के जार को हटाकर मजदूर और किसान की सरकार बनी। रूस के राष्ट्रपति लेनिन को कहा जाता है राष्ट्रपिता। क्या कहा जाता है? जिस तरह से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, उसी तरह से रूस के राष्ट्रपिता को किसको कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है दोस्तों। ये भी आप लोग बात याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 85, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार जिलों का और वही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, और वही क्रम माने घटते क्रम, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से आप कुछ महत्वपूर्ण जीके, जीएस और साइंस के प्रश्नों को देखें। अगर ये वीडियो सही में अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।